बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर आज हम कुछ बातें करेंगे इंशाल्लाह। कंसेप्चुअली इसकी जो बेसिक्स चीज़ें हैं इसको समझेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को बिल्कुल इसकी समझ आ जाएगी। इसके डेफिनेशन को हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे कंसेप्चुअली और बेसिकली। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। उनमें सबसे पहले हमारे साथ है डेटा और इंफॉर्मेशन। इनको समझना जो है ये बहुत ही ज़रूरी है कि डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। बेसिकली हमारे साथ कंप्यूटर्स में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें होती है, या हमारे साथ डेटा होता है और या हमारे साथ इंफॉर्मेशन होता है। सही है। और ये डेटा और इंफॉर्मेशन को हम दो ही फॉर्म में, तीन में से एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह मैंने इधर लिखा हुआ है कि डेटा और इंफॉर्मेशन कैन बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। सही है। इनमें सबसे पहले जो हमारे साथ है वो है इन डिजिटल फॉर्म। या तो वो डिजिटल फॉर्म में होगा या डेटा इंफॉर्मेशन, या तो वो एनालॉग फॉर्म में होगा। सॉरी, इधर मैंने एनालॉग का स्पेलिंग आई थिंक सही नहीं लिखा है। ओ जी, या तो वो एनालॉग फॉर्म में होगा और या तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। सही है। तो डिजिटल फॉर्म में जो डेटा होगा उसको हम ग्राफिकली कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सही है। और जो एनालॉग फॉर्म में होगा उसको हम इस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे साथ डिस्क्रीट फॉर्म में होगा वो हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये एक डायग्राम है। सही है। ये पेन का जो साइज है इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अच्छा तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसका जो डिफिनीशन है अब इसको हम समझिए। पहले आप इन चीज़ों को तो समझ गए ना। डेटा और इंफॉर्मेशन ये इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में होगा। सही है। अब इधर आते हैं डिफिनीशन की तरफ। इट इज इट इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दैट और डिस्क्रीट रेदर देन कॉन्टिन्यूअस। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर का, ये क्या है? स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। और वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जिन चीज़ के बारे में, जिन डेटा के बारे में या जिन इंफॉर्मेशन के बारे में हम करेंगे वो क्या होगा? डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, रेदर देन कंटिन्यूअस, बल्कि कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा। सही है। अच्छा, आगे हमारे साथ क्या आता है? अच्छा, मैंने इधर लिखा है नोट ऑब्जेक्ट्स डेटा इंफॉर्मेशन with mathematical structure have clearly separated values। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या डेटा होता है या इंफॉर्मेशन होता है, ये असल में इधर हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में ये ऑब्जेक्ट्स डेटा और इंफॉर्मेशन ये तीनों एक ही चीज़ है। सही है। अगर हम ऑब्जेक्ट कहें तो इसका मतलब डेटा या इंफॉर्मेशन, या अगर हम डेटा कहें तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन। इसी तरह ये तीन चीज़ें एक ही चीज़ है। सही है। ऑब्जेक्ट, डेटा और इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो इधर मैंने लिखा है कि ऑब्जेक्ट्स या डेटा या इंफॉर्मेशन विद मैथमेटिकल स्ट्रक्चर हैव क्लियरली सेपरेटेड वैल्यूज। इनकी एक सेपरेटेड वैल्यूज होती है। सेपरेटेड वैल्यूज का मतलब एक अलग वैल्यू, एक अलग वैल्यू का मतलब ये है कि या तो वो डिजिटल फॉर्म में होगा, या वो एनालॉग फॉर्म में होगा, या वो डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। सेपरेटेड वैल्यूज का मतलब यही है कि इनकी अलग अलग शक्ल होती है, अलग अलग फॉर्म में ये चीज़ें होती है। सही है। क्या चीज़? डेटा, इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट्स, ये हैव क्लियरली सेपरेटेड वैल्यूज। सही है। विद मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। सही है। अब इसको समझते हैं। आगे हमारे साथ चीज़ आ रही है, इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, या object data information with mathematical structure can be in digital form or analog form or discrete form। इसका मतलब क्या है? देखो मैंने नीचे वाज़िह किया हुआ है। मैंने कहा ना कि आगे समझेंगे इसको इंशाल्लाह डिटेल से। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ इंशाल्लाह जो कंसेप्चुअली इसको हम समझेंगे। तो इधर मैंने लिखा है कि ऑब्जेक्ट्स डेटा इंफॉर्मेशन,
विद मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, जिनके साथ ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में होंगे, हैव क्लियरली सेपरेटेड वैल्यूज, इनकी सेपरेटेड वैल्यूज होती है। क्या मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स, डेटा या इंफॉर्मेशन विद मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कैन बी इन डिजिटल फॉर्म, ये डिजिटल फॉर्म में भी हो सकते हैं हमारे साथ डेटा या इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट जो होते हैं, और एनालॉग फॉर्म, ये हमारे साथ एनालॉग फॉर्म में भी हो सकते हैं, और डिस्क्रीट फॉर्म, और ये हमारे साथ डिस्क्रीट फॉर्म में भी हो सकता है। क्या मतलब, इधर एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इंटीजर्स और डिस्क्रीट बाय नेचर। अब इसका क्या मतलब, इंटीजर और डिस्क्रीट बाय नेचर, दैट इज हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऑल द इंटीजर्स और इन डिस्क्रीट फॉर्म बाय नेचर। सही है, तो ये डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं इंटीजर। अब इसको समझते हैं कि डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, क्या मतलब, इंटीजर्स जो है ये डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, इसका क्या मतलब। मिसाल के तौर पर मैंने इधर लिखा हुआ है कि 0 +- 1 +- 2 +- 3। सही है। अच्छा, इसको आगे समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसके डिफिनीशंस। अगर इस एग्जांपल की आप लोगों को समझ नहीं आई तो ये आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा फिर भी। अच्छा, इसका दूसरा जो एग्जांपल है, ये हम किस चीज की एग्जांपल कर रहे हैं। अच्छा, डेटा इंफॉर्मेशन विद मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कैन बी इन डिजिटल। अच्छा, हम इसकी एग्जांपल दे रहे हैं। इसका जो सबसे पहला एग्जांपल जो है वो ये है कि इंटीजर्स और डिस्क्रीट बाय नेचर। सही है। और रियल नंबर्स और ऑफ कंटिन्यूअस नेचर, और रियल नंबर जो हमारे साथ होते हैं ये हमारे साथ कंटिन्यूअस नेचर के होते हैं, कंटिन्यूअस नेचर के होते हैं। अब इसको भी समझते हैं कि रियल नंबर जो है वो कंटिन्यूअस नेचर के किस तरह होते हैं, और इंटीजर जो है वो हमारे साथ डिस्क्रीट फॉर्म में किस तरह होते हैं, इसको समझते हैं डिटेल से। अच्छा, इसका मैंने एग्जांपल दिया हुआ है 0 ± 0.001 ± 0.01 ±0.1 ±0.2, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि -∞ से लेकर +∞ तक जितनी भी नंबर्स है ये हमारे साथ रियल नंबर्स है। और रियल नंबर क्या है, और इसको हम रियल नंबर लाइन पर भी इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में मैंने एक लेक्चर भी दिया हुआ है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आती इसकी तो फिर आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अच्छा, ये रियल नंबर लाइन है। अब हमने कहा था कि रियल नंबर जो है ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते हैं, और हमारे साथ जो इंटीजर्स होते हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग होते हैं, मतलब उन वो सेपरेटली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि किस तरह। अब ये देखो, ये हमारे साथ एक रियल नंबर लाइन है। सही है। अच्छा, ये हमारे साथ क्या है, एक रियल नंबर लाइन है। इसमें ये देखो, ये 0 1 2 3 4, और ये -1 -2 -3 -4। ये जो डॉट है जो मैंने इधर ड्रॉ की रियल नंबर लाइन पे, ये क्या है, देखो सेपरेट है, स्टेप बाय स्टेप है। बीच में ये वाला जो हिस्सा है ये स्किप करके फिर इधर, फिर ये हिस्सा स्किप करके इधर, फिर ये हिस्सा स्किप करके इधर, फिर ये हिस्सा स्किप करके इधर। सेम इज द केस विद दिस साइड। सही है। तो ये जगह इसमें स्पेस, ये जो है ये स्किप करके आगे जाते हैं इंटीजर्स को। अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरह वो होता है। देखो 0 1 2 3, और बीच में जो है 0.1 0.2 0.3, वो चीजें इसमें क्या है, स्किप है इंटीजर्स में। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इंटीजर्स और इन डिस्क्रीट बाय नेचर। सही है, डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं बाय नेचर। और रियल नंबर जो है, चूंकि हमें पता है कि ये लाइन क्या है, एक रियल नंबर लाइन है ना, ये हमारे साथ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। अगर आप इधर देखो ना, ये मुकम्मल लाइन है, देखो मुकम्मल लाइन है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं है। जिस तरह अगर हम इंटीजर्स के इधर अलग एक वो ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ करें इंटीजर्स के लिए, तो वो हम तो वो कुछ इस तरह होगा। सॉरी, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं।
अच्छा, इंटीजर्स के लिए अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो इस तरह होगा, देखो 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 इसी तरह। तो ये देखो ये क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। लेकिन अगर ये हम देखें तो ये क्या है, ये रियल नंबर लाइन है जो कि एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, फ्लो में है। सही है, तो होप आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। इसका भी डिस्क्रीट का इधर भी मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो देखो डिस्क्रीट वो जो हमारे साथ होता है इंटीजर्स, वो हमारे साथ इस तरह डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह ही -1। सही है। अब अगर ये हमारे साथ रियल नंबर लाइन होता तो ये डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होता, बल्कि ये इस तरह होता, कंटिन्यूअस फ्लो। देखो स्पेस इसमें नहीं है, तो ये फिर हमारे साथ रियल नंबर लाइन होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे साथ इंटीजर जो होते हैं दे और डिस्क्रीट बाय नेचर, और रियल नंबर लाइन जो होते हैं दे और इन कंटिन्यूअस फॉर्म बाय नेचर। सही है, आगे जाते हैं कि आगे क्या चीजें आती है। अच्छा, ये एक डिफिनीशन जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की है, जो मैंने अपनी खुद जो थोड़ा बहुत सोचकर मैंने खुद इसको लिखा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो ये है कि द स्टडी ऑफ एनी डेटा और इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म थ्रू मैथमेटिकल लैंग्वेज इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। क्या मतलब, द स्टडी ऑफ एनी डेटा और इंफॉर्मेशन, किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन क्या वो स्टडी, किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन का वो स्टडी इन डिस्क्रीट फॉर्म, जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, थ्रू मैथमेटिकल लैंग्वेज, जिसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज के जरिए स्टडी करते हैं, इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सही है। अच्छा, आगे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशंस है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, वो क्या है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की जो एनालिसिस है वो हम इसमें स्टडी कर सकते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जरिए, और इनकरप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। सही है, ये हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, डेटाबेस के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, इसको जो हम बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो सॉफ्टवेयरिंग हम करते हैं, तो इन सब के पीछे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। सही है। अच्छा, आगे फिर हमारे साथ आ जाता है लॉजिक। लॉजिक क्या है, इट इज द बेसिस ऑफ ऑल मैथमेटिकल रीजनिंग एंड ऑल ऑटोमेटेड रीजनिंग। इसका क्या मतलब है, इट इज द बेसिस ऑफ ऑल मैथमेटिकल रीजनिंग एंड ऑल ऑटोमेटेड रीजनिंग। इसका मतलब ये है कि जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, या जितनी भी ऑटोमेटिक, जो मतलब हमारे साथ आजकल बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिक है ना, तो वो जो होती है किस तरह ऑटोमेटिक होता है, और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेटर किस तरह चीज़ों को कैलकुलेट करता है, इन सब के पीछे एक लॉजिक है। क्या है, एक लॉजिक है। जिस तरह अगर हम इधर एग्जांपल ले ली, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब किस तरह 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो इसके पीछे एक लॉजिक है कि अगर हमारे साथ दो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर 1 2, इसके साथ अगर हम दो चीज़ें और भी ऐड करें तो ये हमारे साथ 4 बनता है। तो देखो ये एक सेंस बनाता है कि हाँ वाकई दो के साथ अगर हम दो जमा करें तो 4 होता है। तो इसीलिए इधर कहते हैं कि ये लॉजिक जो है, लॉजिक इट इज द बेसिस ऑफ ऑल मैथमेटिकल रीजनिंग। सही है, एंड ऑल ऑटोमेटेड रीजनिंग, और जितनी भी हमारे साथ ऑटोमेटिकल चीज़ें होती है, जो चीज़ों को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, तो उनके पीछे भी क्या है, उनके पीछे क्या है, सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर के पीछे क्या है, फिर भी वही मैथ्स है, मैथमेटिकल रीजनिंग है। सही है।
सो आगे क्या है, द रूल्स ऑफ लॉजिक स्पेसिफाई द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। ये जो लॉजिक के रूल्स हैं ये क्या कहता है, स्पेसिफाई द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट की मीनिंग को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। तो लॉजिक की जो रूल्स है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट की मीनिंग को स्पेसिफाई करता है कि इसका क्या मतलब है। सही है। अच्छा, इसका मैंने इधर एग्जांपल लिया हुआ कि एक लॉजिक बनाता है कि 2 + 2 = 4। अब ये एक लॉजिकल बात है, लेकिन अगर इसको हम देखें कि x = 2 तो एक लॉजिकल बात नहीं है, नॉट लॉजिकल। क्यों लॉजिकल नहीं है, क्योंकि इधर x डिफाइन नहीं है कि x क्या चीज है। सही है। अगर x, मिसाल के तौर पर अगर x 2 हो तो 2 = 2, सही है, फिर तो सही है। अगर x 3 हो तो इधर x जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमारे साथ एक लॉजिकल सेंटेंस नहीं है। सही है। ये जो है x = 2 ये एक लॉजिकल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इधर x इज नॉट डिफाइंड, इधर x डिफाइंड नहीं है। सही है। अब डेफिनेशन करते हैं लॉजिक की। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट। अच्छा, इस डेफिनेशन को थोड़ा समझते हैं। लॉजिक क्या है, ये स्टडी है प्रिंसिपल एंड मेथड्स, उन प्रिंसिपल और मेथड्स की, दैट डिस्टिंग्विशेस जो ये वाज़ेह करता है, जो ये फर्क दिखाता है किस चीज़ के बारे में, बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट। वैलिड का मतलब है ट्रू। सही है, मैं ट्रू इसके लिए इधर टी लिखता हूँ, एंड इनवैलिड, और इनवैलिड को हम इधर एफ लिखते हैं। सही है। तो लॉजिक इन द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल, ये उन प्रिंसिपल और मेथड्स का स्टडी है, दैट डिस्टिंग्विशेस जो ये वाज़ेह करता है, बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट, ट्रू और फॉल्स आर्गुमेंट में फर्क वाज़ेह करता है। आर्गुमेंट हमारे साथ क्या है, स्टेटमेंट है। आर्गुमेंट का मतलब स्टेटमेंट या मैथमेटिकल सेंटेंस, या आप उसको कह सकते हो प्रोपोजिशन। सही है। अच्छा, सिंपल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन या आर्गुमेंट, ये चारों एक ही चीज़ है। या हम कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट, या हम कहते हैं स्टेटमेंट, या हम कहते हैं प्रोपोजिशन। ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये ओ है, सॉरी, ये हमारे साथ ओ है। अच्छा, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं ना, तो इसमें ये जो है ये हमारे साथ ओ है। तो प्रोपोजिशन और आर्गुमेंट ये चारों एक ही चीज़ है। अब ये है क्या, इसकी डिफिनीशन क्या है, any declarative sentence that is either true or false but not both is called a proposition। सही है। मतलब एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव मतलब जो वाज़े हो, that is either true or false, जो या तो सही हो या गलत हो, but not both, लेकिन both ना हो, is called preposition। both का मतलब क्या है, इसको हम आगे डिफिनीशंस जो है इसमें आपको समझाएंगे। Any declarative sentence about which we can decide whether it is true or false। बुध का मतलब इधर यही है। क्या मतलब, any declarative sentence about which we can decide, जिसके बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं कि whether it is true or false, कि क्या ये सही है या गलत। सही है। मतलब अगर हम कहें कि 2 + 2 = 4, तो हम इसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि ये सेंटेंस गलत है या सही है। लेकिन अगर हम कहें कि x + 2 = 4, तो इसके बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें x डिफाइन नहीं है। सही है। इसका जो तीसरा डिफिनीशन है वो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज डिसीजनेबल इज नोन एज स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन। यानी एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस जो कि डिसीजनेबल हो। डिसीजनेबल का मतलब ये है, इधर वर्ड आया है डिसीजनेबल। डिसीजनेबल का मतलब ये है कि जिसके बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं, अपना इजहार बयान कर सकते हैं कि हाँ ये सही है या ये गलत है। मिसाल के तौर पर इधर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, -1 is greater than 2।
अब ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस सेंस बनाता है कि -1 is 2, -1 is greater than 2। अगर कोई कहे कि -1 2 से बड़ा है तो ये एक प्रोपोजिशन तो है, लेकिन ये फॉल्स है, फॉल्स प्रेपोजिशन। सही है, क्योंकि -1 तो 2 से बड़ा नहीं है ना। इसी तरह अगर हम इसको देखें 4 is greater than 3, तो ये एक प्रोपोजिशन है और ट्रू भी है, क्योंकि 4 3 से क्या है, बड़ा है। सही है। अच्छा, अगर ये हम इधर देखिए x is less than 1, इट्स नॉट अ प्रेपोजिशन, क्योंकि ये कोई सेंस ही नहीं बनाता। x is less than 1, क्योंकि इसमें x क्या है, डिफाइन ही नहीं है कि x है क्या चीज। ये x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम इधर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये हमारे साथ प्रोपोजिशन है, ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू या फॉल्स हम इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि इधर x क्या है, डिफाइन नहीं है। सही है, तो इसलिए ये हमारे साथ x is less than 1, ये हमारे साथ क्या है, प्रोपोजिशन नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हमारे साथ एक स्टेटमेंट में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में अगर हमारे साथ वेरिएबल यूज हुआ है, तो उसके बारे में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, जब तक कि हमें वो डिक्लेयर ना हो जाए, वो डिफाइन ना हो जाए जो उसके साथ वेरिएबल है। अगर हम उस वेरिएबल को डिफाइन करें, तब हम उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, ये हमारे साथ ट्रू है या फॉल्स है। सही है। इसी तरह अगर हम ये देखें, इट इज ट्यूसडे टुडे, मिसाल के तौर पर अगर आज ट्यूसडे है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज ट्यूसडे टुडे, तो ये सेंटेंस भी क्या है, प्रोपोजिशन है, क्योंकि हम इसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि यस और नो। अगर एक बंदा कहे कि इट इज ट्यूसडे टुडे, तो दूसरा बंदा उसको कह सकते हैं कि यस, टुडे इज ट्यूसडे। तो क्या है, इसके बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, आज ट्यूसडे है। सही है। लेकिन अगर कोई कहे कि ही इज वेरी रिच, वो बहुत अमीर है, दूसरा उसको कह सकता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, मतलब ये ही जो है, ये डिफाइन नहीं है, ये क्या है, इधर वेरिएबल को शो करता है, इधर ये वेरिएबल यूज हुआ है। इसलिए हम इस सेंटेंस के बारे में नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हमारे साथ क्या है, प्रोपोजिशन नहीं है। अच्छा, ये प्रोपोजिशन जो है, इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लॉजिक। ये एक बेसिक चीज है प्रोपोजिशन। जब तक आपको प्रोपोजिशन की समझ नहीं आई होगी, जब उस वक्त तक आप लॉजिक को नहीं समझेंगे कि लॉजिक क्या चीज है। सही है। अच्छा, फिर हमारे साथ वो तो सिंपल सेंटेंस था, अब हमारे साथ क्या आता है, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू स्टेटमेंट, टू सिंपल स्टेटमेंट इज नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या मतलब, जब हम दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, तो उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। अब इसको कंबाइन कैसे करेंगे, देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल स्टेटमेंट with the help of logical connectives या logical operators। सही है। logical operators को हम connectives भी कहते हैं, जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है कि logical connectives या operator, तो ये and और not, ये हमारे साथ logical operator है, और इन तीनों को हम connectives भी कहते हैं। सही है। अच्छा, तो हम कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस, और ये जो सिंपल सेंटेंसेस है, इसको जब हम कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, कंबाइन कैसे करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स के जरिए हम इसको कंबाइन करेंगे, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। मिसाल लेते हैं इधर, टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज सनी, टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज सनी, तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, लेकिन इसमें ये एंड जो यूज हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, कनेक्टर्स या लॉजिकल ऑपरेटर। सही है। अब इसके बारे में हम ट्रू या फॉल्स डिसाइड कर सकते हैं इस सेंटेंस के बारे में। कब डिसाइड कर सकते हैं, जब इसमें ये पहला सेंटेंस जो है ये भी ट्रू हो और ये दूसरा जो हिस्सा है ये भी ट्रू हो।
मतलब टुडे इज फ्राइडे एक सिंपल सेंटेंस है, इट इज सनी ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इन दोनों सिंपल सेंटेंस को हमने लॉजिकल कनेक्टिव के जरिए इसको हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। तो अब ये कंपाउंड सेंटेंस कब ट्रू होगा? ये तब ट्रू होगा जब हमारे साथ टुडे इज फ्राइडे ये भी ट्रू हो और दूसरा हिस्सा जो है इट इज सनी टू ये हिस्सा भी ट्रू हो, तभी हम कहेंगे कि हाँ हमारे साथ ये क्या है, ट्रू है। लेट्स सपोज आज फ्राइडे भी है और आसमान भी क्या है, नीला है, सही है। तो हम इस सेंटेंस के बारे में क्या कहेंगे कि हाँ ट्रू है। अब अगर हम दूसरी मिसाल ले, अली इज गोइंग टू स्कूल और अली इज गोइंग टू बाजार, तो इसके बारे में जो इसमें क्या यूज हुआ है, और इसमें लॉजिकल ऑपरेटर और यूज हुआ है। अली इज गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल जा रहा है, और या अली इज गोइंग टू बाजार या अली बाजार जा रहा है। अगर कोई कहे कि अली स्कूल जा रहा है या अली बाजार जा रहा है, तो दूसरा उसको कह सकता है कि हाँ या तो वो स्कूल जा रहा है या तो वो बाजार जा रहा है। तो इसमें अगर अली अब स्कूल जा रहा हो, अली बाजार नहीं जा रहा हो, तो फिर भी ट्रू है, क्योंकि एक कंडीशन यानी एक सेंटेंस इसमें ट्रू है। या अगर अली स्कूल नहीं जा रहा हो, अली क्या हो, बाजार जा रहा हो, फिर भी ये दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा हिस्सा अली इज गोइंग टू बाजार, ये हिस्सा क्या है, इसमें ट्रू है, तो फिर भी हम क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे। मतलब जब और ऑपरेटर यूज हुआ हो, तो इसमें अगर हमारे साथ पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो, दूसरा वाला गलत हो, फिर भी हम ट्रू कहेंगे। या अगर पहला वाला गलत हो, दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है ये सही हो, फिर भी हम ट्रू कहेंगे। या अगर दोनों ट्रू हो, फिर भी हम क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे, सही है। अच्छा, अब इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी तरफ हम आते हैं। स्टेटमेंट्स और सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, सही है। स्टेटमेंट्स को हम लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना कि x इज इक्वल टू 5, मतलब x को हमने 5 का वैल्यू दिया, सही है, कि x जो है ये हमारे साथ 5 के बराबर है। इसी तरह हम सेंटेंस को, प्रोपोजिशंस को, उसको भी हम लेटर्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उन लेटर्स को हम क्या कहेंगे, प्रोपोजिशनल वेरिएबल या स्टेटमेंट्स वेरिएबल, सही है। अब इधर एग्जांपल ले लेते हैं। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इक्वल टू पी। तो ये मुकम्मल सेंटेंस जो है, क्योंकि हम जो है हमारा वास्ता कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से है, सही है, हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं ना, तो हम बाज़ औक़ात मुकम्मल सेंटेंस या मुकम्मल पैराग्राफ बार बार नहीं लिख सकते। एक चीज़ जो बार बार आती हो, तो उसको हम फिर एक ही चीज़ के साथ मतलब उसकी जो वैल्यू है वो हम एक ही चीज़ को असाइन कर देते हैं कि ये सेंटेंस या ये पैराग्राफ जो है ये हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पी के बराबर है, फिर हम वही पी बार बार उधर यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम इधर जो है ये कंसेप्ट आया हुआ है कि हम स्टेटमेंट्स को या प्रोपोजिशंस को एक सिंपल लेटर्स के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इधर ये देखिए मुकम्मल स्टेटमेंट है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इसको हमने सिर्फ और सिर्फ पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इस पी को हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट वेरिएबल या प्रोपोजिशन वेरिएबल, सही है। मैं कीपैड पे इधर ड्राइंग कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा वेरिएबल, अच्छा, मतलब बस ये वेरिएबल है ना, ये पी जो हमारे साथ है क्या है, प्रोपोजिशनल वेरिएबल या स्टेटमेंट वेरिएबल, सही है। इसी तरह अगर हम ये दूसरा एग्जांपल ले ले, 18 इज डिविजिबल बाई 3, 18 इज डिविजिबल बाई 3। अब इधर तक ये क्या है, ये सेंटेंस है, एक प्रोपोजिशन है, मैथमेटिकल सेंटेंस है, लेकिन इसको हमने क्या कहा है,
कि ये मुकम्मल सेंटेंस बराबर है किस चीज़ के, क्यू के बराबर है। सही है। इसी तरह अगर हम ये सेंटेंस देखें, ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, 6 + 2 = 8, इसको हमने आर कहा है। सही है। अच्छा, कन्वेंशनल लेटर्स यूज्ड फॉर प्रपोजिशनल वेरिएबल और द। अच्छा, ये जो कन्वेंशनल लेटर्स है जो हम कन्वेंशनल यूज करते हैं प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स के लिए, वो हमारे साथ पी से स्टार्ट होता है, पी क्यू और एस और आगे जाते रहो। सही है। अच्छा, कनेक्टिव्स को अब थोड़ा सा समझते हैं, कनेक्टिव्स क्या है, और उसका मैंने टेबल भी आप लोगों के लिए ड्रा किया है। कनेक्टिव्स और इसकी मीनिंग क्या है, सिंबल इसकी क्या है और इसको क्या कहा जाता है। अच्छा, ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है ना, नॉट, सही है, इसका सिंबल जो है इस तरह भी है और इसका सिंबल ये भी है। सही है। सर ने ये ड्रॉ किया था और मैंने बुक में देखा तो इस तरह था। तो मे भी ये भी नॉट निगेशन का जो सिंबल है, नॉट ऑपरेटर का जो सिंबल है, मे भी ये भी हो और ये भी हो। सही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस कनेक्टिव्स को निगेशन। सही है। जब भी निगेशन का लफ्ज आ जाए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, जब भी नेगेशन का लफ्ज आ जाए तो आप क्या समझेंगे कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की बात हो रही है। क्या, लॉजिकल नॉट, या आप ये कहेंगे कि इन दोनों सिंबल्स की बात हो रही है। और ये जो सिंबल्स है इसको हम टिल्ड कहेंगे। क्या, टिल्ड। सही है। दूसरा जो हमारे साथ है वो है कंजंक्शन। सही है। ये जो कनेक्टिव्स है इसको कंजंक्शन कहते हैं, और ये हमारे साथ लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर को हम कंजंक्शन कहेंगे। सही है। जब भी कंजंक्शन का लफ्ज आ जाए तो आप लोग क्या समझेंगे कि लॉजिकल एंड की बात हो रही है। सही है। और इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह है और इसको हेड कहा जाता है। सही है। तीसरा हमारे साथ है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम लॉजिकल और ऑपरेटर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सही है। जब भी डिसजंक्शन का लफ्ज आ जाए, डिसजंक्शन, तो आप क्या समझेंगे कि लॉजिकल और की बात हो रही है और इसका जो सिंबल है वो वी है और इसको वेल कहा जाता है। सही है। मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि डिसजंक्शन, सही है, तो आप क्या समझेंगे कि या तो और की बात हो रही है, यानी ये और, या वेल की बात हो रही है। अगर वेल का कहे तो आप क्या समझेंगे कि डिसजंक्शन की बात हो रही है। बस ये चीजें आप लोगों को याद करनी है। अगर हेड आपको बाद जगह पर कहा जाएगा कि इधर हेड यूज करें, तो आप क्या समझेंगे कि कंजंक्शन की बात हो रही है। और कंजंक्शन हमारे साथ क्या है, एंड ऑपरेटर है, और इसका सिंबल क्या है, ये है। इसी तरह एक कंडीशनल जो है इसका इफ देन, इसका स्टेटमेंट ये है, मतलब मीनिंग, और इसका सिंबल एरो है और इसको एरो भी और इसको एरो कहा जाता है। और फिर हमारे साथ जो है वो है बाई कंडीशनल। ये इफ एंड ओनली इफ, सही है, इसका मतलब ये है, और इसको हम डबल एरो हेड के साथ रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल, और इसका जो, इसको हम क्या कहेंगे, डबल एरो। सही है। तो होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कुछ मसला हो ना, तो वो फ्रीली मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी को ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, ये सारा मैंने लिखा हुआ है, तो ये पीडीएफ फॉर्म में मेरे साथ अवेलेबल है, मैं इंशाल्लाह उनको सेंड कर दूंगा। सही है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।